हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकेश सिंह आप सभी का मैथ विद विकेश सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई और सेहत का अच्छे से। तो आज का अपन लोगों का सेशन रहने वाला है। इसे हिंदी में आप सांख्यिकी बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे स्टैटिक्स बोलते हैं। तो ये दो पार्टों में आने वाला है। पहला पार्ट में बस अपन लोग ये बताएंगे कि इसके बेसिक फंडामेंटल क्या है और क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक्स बिना फॉर्मूले के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, पहली सी मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि स्टैटिक्स की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक्स की स्टैटिक्स अपन लोग क्यों यूज करते हैं और किस कारण ये हमारी दैनिक जीवन में कितनी भूमिका निभाती है और कैसे कैसे दैनिक जीवन में या फिर डेली लाइफ में अपन लोगों को स्टैटिक्स यूज होता है। देखो, स्टैटिक्स वैसे मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ये माना जाता है कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन कोई सी भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जहाँ पर अपन लोग स्टैटिक्स का यूज नहीं कर पाते। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, अपन लोग जो भी सब्जेक्ट बनी है। अब आप बोलें कि संस्कृत में स्टैटिक्स का प्रयोग हो जाएगा क्या, तो ऐसी सब्जेक्टों के नाम ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि अब संस्कृत में स्टैटिक्स का प्रयोग क्या ही करेंगे। पर प्रोबेबिलिटी हुई तो अपन लोगों के इंजीनियर वहाँ भी कर पाएंगे। तो देखेंगे कि देखो, स्टैटिक्स कोई भी एक क्रिटिकल डाटा होता है तो उसे अपन लोग एनालाइज करके सिंपल डाटा में क्रिटिकल डाटा को अपन लोग सिंपल डाटा में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। तो एक तो ये होता है कि जो भी क्रिटिकल डाटा है उसे सिंपल डाटा के लिए रेफर करता है अपन लोगों का स्टैटिक्स। चाहे वो बायोलॉजी के लिए, चाहे वो मान लो कोई मोर्टेलिटी रेट है या फिर बर्थ रेट है, वो इतनी सारी क्रिटिकल होती हैं, उन्हें आप जितने भी सिंपल वे में कैलकुलेट कर पाते हैं तो विद द वो हेल्प किसकी होती है, ओनली ओनली आपकी स्टैटिक्स की होती है। तो ये क्या करता है, एक डेफिनेट वे में हमारे लिए डाटा देता है। एक तो क्रिटिकल डाटा को सिंपल में एनालाइज करके देगा और डेफिनेट देगा, डाटा को क्या कर देगा, निश्चित कर देगा। स्टैटिक्स की हेल्प से हम डाटा को निश्चित करते हैं और अपन लोग तुलना कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं कि पिछले साल कितनी रेट थी, इस साल कितनी रेट बढ़ गई या फिर डिक्रीज होगी। तो अपन लोग स्टैटिक्स की सहायता से क्या कर पाते हैं, तुलना कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं। और क्या कर पाते हैं, देखो विभिन्न माध्य वो होते हैं आपके कि मान लो कि विभिन्न संबंधों के या फिर जो रिलेशन है उनसे अपन लोग क्या करते हैं कि पिछले साल के रिलेशन में इस साल की ग्रोथ रेट निकालते हैं या फिर मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं। वो सारी की सारी तुलना से किसकी सहायता से निकलती है, स्टैटिक्स की सहायता से निकल पाती है। तो इस कारण अपन लोगों को स्टैटिक्स पढ़ने की थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इतना बड़ा डाटा होता है तो जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखो, एक तो ये होती है स्टैटिक्स की प्रॉपर्टी, लेकिन स्टैटिक्स में कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन का मतलब होता है हिंदी में सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है, सीमाएं ये वो वाली सीमा नहीं है, आप समझ रहे हो कि ये कहाँ कहाँ पर स्टैटिक्स काम करना अपना बंद कर देती है या फिर इसमें क्या क्या कमी है, उसे बोलते हैं आप लिमिटेशन। तो इससे क्या होता है, अपन लोग कंबाइंड डाटा निकल पाते हैं, क्योंकि देखो ये रिलेशन बताता है पूरा का पूरा, कभी भी ये सेपरेट डाटा नहीं बताएगा। तो ये सेपरेट डाटा नहीं बताने के कारण इसकी ये पहली लिमिटेशन होती है कि ये क्या नहीं बताता है, कभी भी सेपरेट डाटा नहीं बता पाता है, अलग अलग डाटा नहीं बताएगा। केवल और केवल ये कौन सा डाटा बताएगा, न्यूमेरिकल डाटा बताएगा, मात्रात्मक डाटा बताएगा। कभी भी ये एलजेब्रिक या फिर एलजेब्रिक डाटा नहीं बताएगा। कि एलजेब्रिक का मतलब होता है कि कोई टर्म मान लो बीच में से अपन लोगों ने गायब कर दिया, तो उस ईयर का या फिर ये उस टाइम का डाटा अपन लोगों को कभी भी ये नहीं देकर देगा। मान लो उस साल आपने एक्स मान लिया तो कितनी मोर्टेलिटी रेट वही जीरो कर दिया या फिर एनी जो भी कर दिया, तो ये उस साल का डाटा एनालाइज नहीं करके देगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप रेगुलर चल रहे हैं, अगर बीच में से एक भी टर्म आपने गायब कर दिया तो आपका स्टैटिक्स थोड़ा सा उस जगह लैग कर जाएगा। और ये क्या है कि स्टैटिक्स में अपन लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं एवरेज। चाहे ये एक प्रकार का स्टैटिक्स का जितना भी टॉपिक है वो एवरेज से ही रिलेटेड होता है, और हिंदी में एवरेज को क्या बोलते हैं, औसत। तो ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड होता है, एवरेज से रिलेटेड होता है। अगर आपको देखो, एवरेज का मतलब होता है कि मिड वाला टर्म आपको निकालना होता है। अगर आपको मिड टर्म से इधर जाना है तो ये फेल हो जाता है, थोड़ा सा इधर जाना है तो ये फेल हो जाता है। तो ये होता है इसका थोड़ा सा खामी, या वो खामी बोलते हैं तो। लेकिन यूजफुल ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा कोई सी भी चीज़ नहीं है इसमें कमी ना हो, तो थोड़ी बहुत भी कमी तो चलती है। तो अब आता है कि आंकड़ों का कलेक्शन, तो इसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा।
कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा का अपन लोग कैसे कैसे कलेक्शन करें। तो आंकड़े अपन लोग काफ़ी प्रकार से कलेक्ट करते हैं। मान लो आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, आप क्या करते हैं, उसका पहले मान लो जो आई से अपना फोटो अपने मोबाइल में स्कैन कर, सॉरी लैपटॉप में स्कैन करके रख लिया, किस चित्र से आया वो एड्रेस डालकर अपने अपने लैपटॉप में रख लिया, और क्या क्या इसने मेडिसिन ली। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा को कलेक्ट करते जाते हैं। तो इसे दो प्रकार का डाटा रहता है, एक तो प्राथमिक डाटा रहता है, इसे आप प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा किसे किसे कहते हैं, आप अगर खुद का डाटा आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, कि आपने वो डाटा कलेक्ट किया, आप उसी डाटा के अकॉर्डिंग अपना काम चला रहे हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा। लेकिन वे आंकड़े कौन से होते हैं, मतलब जो डाटा आप पहले से रिकॉर्ड है, मान लो आपने डाटा रिकॉर्ड किया और वो आपने किसी संस्था को दे दिया, तो वो संस्था के लिए कौन सा डाटा हो जाएगा, वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। मान लो आपकी कॉलेज में आपकी कोई काउंसलिंग हुई, उसके बाद वो डाटा आपकी यूनिवर्सिटी के लिए चलेगा, तो वो आपकी कॉलेज के लिए तो प्राइमरी डाटा है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के लिए गया है वो आपका कौन सा डाटा हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डाटा को टू टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि डाटा को अब लोग प्रेजेंट कैसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा बोलें डेटा बोलें, जो भी आपको समझ में आए। तो देखो डेटा कितने प्रकार का रहता है, डेटा आपका दो प्रकार का रहता है। एक रहता है अनग्रुप डाटा, एक रहता है ग्रुप डाटा। तो देखो अनग्रुप का मतलब होता है, हिंदी में मैं बोलूं, अवर्गीकृत। और इसका मतलब होता है वर्गीकृत। तो आप समझ गए होंगे कि वर्गीकृत किसे बोलते हैं हिंदी में, और अनवर्गीकृत किसे बोलते हैं। तो आपको मेरे को ये कोई समझाने की वो नहीं है कि क्या क्या होता है। देखो जब कोई डाटा ग्रुप में नहीं है, ग्रुप का मतलब है कि ना तो वो कोई ऑर्डर में है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, सही से वो अरेंज नहीं है, तो वो अवर्गीकृत होता है। लेकिन वो एक साफ सुथरे ऑर्डर में अरेंज है, और या तो वो घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है, इस प्रकार से अगर वो अरेंज हो पा रहा है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलते हैं। अगर उसका ना तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस प्रकार के डाटा को आप क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत डाटा। और जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, सुधरा लगा हुआ है, साफ सा लग रहा है आपको, ये देखकर आपको फीलिंग आ रही है, तो वो क्या है, आपका ग्रुप डाटा है। तो अब आते हैं कि अपन लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी आपकी ऑलवेज आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, हिंदी में आप इसे असतत बोलते हैं, असतत, और इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्क्रीट। और एक होती है सतत फ्रीक्वेंसी, तो इसे आप हिंदी में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। तो देखो असतत बारंबारता क्या होती है, जब आपके लिए कोई ग्रुप ना दिया हो, सीधा का सीधा मान लो कि इस प्रकार की होती है असतत बारंबारता। मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मान लो जहाँ पर आपके प्राप्तांक है, आपने कितने प्राप्त किए, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है कि कितने विद्यार्थियों ने कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो देखो 40 विद्यार्थियों ने 7 मार्क्स प्राप्त किए, सॉरी 7 विद्यार्थियों ने 40 किए, 60 ने 3 किए। तो इस प्रकार से आप जाएंगे, तो ये कैसी है, असतत है। लेकिन सतत में क्या होगा कि जीरो से मान लो 10 से लेकर 20 विद्यार्थियों ने 7 मार्क्स प्राप्त किए, 20 से लेकर 30 विद्यार्थियों ने मान ले 3 विद्यार्थियों ने इतने मार्क्स प्राप्त किए। तो ये कैसी होगी, सतत होगी। देखो यहाँ से कंटिन्यूटी चलती जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी है नहीं, 40 आया 60। तो इस प्रकार को आप इसे बड़ी आसानी के साथ से समझ पाते। अब आती है कि बात कि डिस्क्रीट, मैंने बोल तो दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बट इज द फ्रीक्वेंसी।
देखो फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है। एक तो आपने रेडियो वाली फ्रीक्वेंसी देखी होगी कि कोई रेडियो कितनी फ्रीक्वेंसी पे बोला है, 91.7 FM फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो वाली फ्रीक्वेंसी अपन लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार, कोई चीज़ कितनी बार आई, कोई चीज़ कितनी बार आई। आपकी गर्लफ्रेंड आपके रूम पर कितनी बार आती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है कि वो मान लो कि 7 डेज में 2 टाइम आती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी कि 7 डेज में 2 टाइम की फ्रीक्वेंसी। तो इसे बोलते हैं कि कितनी बार आई, कोई चीज़ कितनी एक टर्म में कितनी बार आई, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आता है कि ये तो देखो फ्रीक्वेंसी हो गई, इससे आप बिना किसी शंका के निकाल पाएंगे। अब आता है कि कोई चीज़ की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लास फ्रीक्वेंसी, जब भी क्लास का मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब वो नहीं जो लंच खाने वाला इंटरवल हो गया, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। तो जो भी अंतराल में अगर मान लो कि अपन लोगों ने लिखा कि 60 से 70 के बीच में 10 लोगों ने नंबर प्राप्त किए, तो ये इसकी क्या होगी, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 होगी। तो ये होती है इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी। अब एक वर्ड आता है थोड़ा सा, वो होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब ये नहीं कि आपने कितनी अपनी क्लास में मार्क प्राप्त किए, यहाँ पर क्लास मार्क का मतलब और ही कुछ है, और हिंदी में बोलते हैं इसे वर्ग मध्यमान। वर्ग मध्यमान बोलते हैं हिंदी में। तो इसे निकालते कैसे हैं, वर्ग मध्यमान या फिर क्लास मार्क का मतलब होता है जो आपकी लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट, और उसमें आपको डिवाइड कर देना 2 से, तो आपकी क्या निकल आएगी, क्लास मार्क निकल आएगी। तो उससे आप क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। कि मान लो 10 से 20 का आपको क्लास मार्क निकालना है, तो 10 प्लस 20/2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 30/2 मतलब 59। तो इसका क्लास मार्क कितना आएगा, 50। तो एक प्रकार का एवरेज होता है क्लास मार्क, नथिंग बट। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आगे चल के सवालों में यूज होने वाली है, इस कारण आपको यहाँ पर बता दी जा रही है। तो एक नेक्स्ट वर्ड आता है रेंज। रेंज को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, पास। तो आपकी कितनी रेंज है, आपने सुना होगा कि आपकी रेंज कॉलेज तक है। तो रेंज का मतलब होता है कि परास में क्या होता है कि जो अधिकतम है मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, रेंज आ ही जाएगी। लेकिन उसमें आपको डिवाइड नहीं करना है, लेकिन क्लास मार्क में क्या करना है, आपको 2 का डिवाइड करना है। रेंज में कभी भी आपको डिवाइड नहीं करना है। मान लो कि ये यहाँ पर कोई डाटा लिखा हुआ है, तो जो मैक्सिमम है 12, उसमें से मैं क्या घटा दूँ, 4 घटा दूँ, तो ये क्या आ गई, 8 आ गई। तो इस पूरे की क्या आ गई, ये रेंज आ चुकी है, परास आ चुकी है, ये बोलते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और मैं आगे चलूँ कि डाटा को अपन लोग किस किस एक बार नाम और सुना होगा आपने, हिंदी में बोला संचय बारंबार। संचय बारंबारता, इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं थोड़ा सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो इसे आप CF से रिप्रेजेंट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचय का मतलब होता है, कम्युलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को रीस्टोर करना, किसी चीज़ को एकत्रित करना, एकत्रित करना। तो किसी अंतराल की संचय बारंबारता क्या होती है, जब सभी बारंबारताओं के योग को, मतलब जो ऑल फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, ऐड कर दें, ऑल फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाता है, CF आ जाता है, संचय बारंबारता आ जाता है। तो CF इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो ये होती है आपकी संचय बारंबारता। अब आता है थोड़ा सा आगे कि अपन लोग जो भी डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो आपने नाम सुना होगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है आयत चित्र। तो डाटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनके सारे के सारे नाम लिखते जा रहा हूँ। आयत चित्र, आयत चित्र कैसा होता है, तो देखो आयत चित्र कुछ ऐसा होता है, सेकंड में आपको पूरा का पूरा फील दिलाने की कोशिश, ऐसा होता है आयत चित्र। कैसा होता है आयत चित्र, कि मान लो ये एक मेरी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी एक्सेस है, बस आपको ध्यान रखना है। मान लो जहाँ पर आपकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है,
और यहाँ पर मान लो आपके कोई मार्क्स हैं। मैं बस एक रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो इस प्रकार से आपका डेटा शुरू हुआ, ये हो गया आपका क्या, आयत चित्र। और इसमें क्या लिखा होगा, 10 20 30 40 80 90 पूरे 100 लिखा होगा। इस प्रकार से ये सारा का सारा लिखा होगा। मान लो यहाँ पर 10 20 30 जैसे भी आप डाटा रिप्रेजेंट करें तो आपको बस फील आना चाहिए। तो ये क्या है, आपका आयत चित्र। ठीक है जी। अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। ये होता है फर्स्ट रिप्रेजेंट करने का। अब आता है सेकंड, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। पॉलीग्राम बोले या पॉलीगन बोले तो उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। देखो उसमें क्या होता है, इस प्रकार का एक एक्सिस वाई एक्सिस होता है। मान लो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ है, और यहाँ पर जो भी आप लेना चाहें, जो आपका मान लो कोई टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से जाकर ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और यहाँ पर आकर रुक गई, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। की कभी आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई हाई हुई, ज़्यादा हुई हाई हुई, तो इस प्रकार से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज करते हैं अपनी दैनिक जीवन में। अब आता है देखो बार चार्ट। बार चार्ट को हिंदी में बोलते हैं आप स्तंभ चार्ट बोलते हैं, स्तंभ। और कुछ मत समझना स्तंभ चार्ट। तो स्तंभ चार्ट में क्या होता है कि बस आपको स्तंभ बनाने होते हैं। मान लो ये एक्स एक्स है भाई, इस प्रकार के आप स्तंभ बनाएंगे थोड़ा सा इंटरवल देकर। इसका क्या क्या यूज है, ये आपका पूरा का पूरा बेसिक भूमिका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, फिर आप इसे बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। तो इसका कुछ ना कुछ नाम पड़ा होगा, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये आपकी मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, हाँ एफ है, और यहाँ पर कोई डाटा है, मान लो टाइम वाइम जो भी है आपका, वो सारा का सारा डाटा इस पर लिया हुआ है। तो इसे बोलते हैं क्या, बार चार्ट बोलते हैं, स्तंभ चार्ट बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि वृत्त चार्ट या फिर उसे आप पाई चार्ट बोलते हैं, उसका क्या क्या यूज है आपके जीवन में। तो पाई चार्ट तो देखो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है पाई चार्ट। चलिए अपन लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। पाई चार्ट में क्या होता है आपके साथ, पाई चार्ट में होता ये है कि मान लो कोई एक सर्कल है और उसमें क्या होगा कि डाटा का एलोकेशन करके दे दिया जाएगा कि मान लो इस प्रकार से डाटा का एलोकेशन हुआ 10%, 50%, 60 हो गया, 30%, 80 हो गया, 90। तो इस प्रकार से आपको डाटा को एलोकेट करके दे देगा। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि मैं इसको दोबारा से बना, थोड़ा सा गोल आ जाए भाई, ठीक। तो देखो इस प्रकार से ये क्या करेगा, इस प्रकार से इसको एलोकेट करेगा। मान लो यहाँ पर हो गया आपका 30%, 50%, 80, 90, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 100%। ये सारा का सारा क्या है, परसेंटेज में है। अब आपको एक चीज़ पता होगी, आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी होगी कि पूरा सर्कल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होता है, 360। तो यहाँ पर 360 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है, 100%। अब आपसे पूछे कि मान लो ये कार है, आपने कार पर इतना खर्च किया, घर पर इतना खर्च किया, कपड़ों पर इतना खर्च किया और दवाइयों पर इतना खर्च किया। मैं रैंडमली डाटा ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं ले रहा। तो आपसे पूछिए कि जो कार पर खर्च हुआ है, व्यय हुआ है, उसका कोण कितना है। तो 30, देखो 100% की वैल्यू आपको क्या दी है, 360 दी है। इस प्रकार के सवाल काफ़ी पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो 30% की वैल्यू क्या होगी, तो 360 मल्टीप्लाई 30/100, तो 36 दिया 108 होता है। तो 108 डिग्री, तो जो ये वाला कोण है ये कितना डिग्री है, 108 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ इन डाटा का यूज कर पाते हैं। तो ये तो हुई इसकी बेसिक सी भूमिका। अब थोड़ा सा इसमें अपन लोग आगे चलेंगे कि मेजर अपन लोगों को अब कैसे करना है। अब यहाँ से अपन लोगों का स्टैटिक मेन भूमिका चालू होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर क्या बोलते हैं, और एवरेज। ठीक है जी। तो स्टैटिक्स में अपन लोग सबसे ज़्यादा एवरेज निकालते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन को छोड़कर सारा का सारा अपन लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा अलग होता है, तो उसकी चर्चा करेंगे हम आज के थोड़े से अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें सारा का सारा अपन लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो देखो, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, बस थोड़ी सी बेसिक प्रिंसिपल बताने की कोशिश की है
स्टैटिक्स की। जो अगला वीडियो है उसमें अपन लोग सारी के सारे बताएंगे कि मोड क्या होता है, मीडियन क्या होती है, और हार्मोनिक मीन क्या होता है, मेन डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। ये सारा का सारा आने वाला है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।